मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। कल हम बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ पावर के बारे में, शक्ति अवधारणा के बारे में। आज बात करेंगे सत्ता, प्राधिकार और वैधता का ये उचित पूर्णता। सत्ता शक्ति के प्रयोग का एक संस्थात्मक अधिकार है और वह स्वयं शक्ति नहीं है, ये बायस्टेड कहता है। राजनीति में सत्ता की जो भूमिका है, सत्ता को राज्य व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा गया है। ये शक्ति प्रभाव नेतृत्व का मूल उपकरण है और नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन और प्रत्यायोजन आदि राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही संभव होती हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह बिना औपचारिक सत्ता के होते हुए भी एक विशेष परिस्थिति में सत्ता धारणा किए रहता है और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सत्ता का अधीनस्थों अर्थात जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण होता है। राज्य व्यवस्थाओं, राजनीति में सत्ता की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक लक्ष्यों की सिद्धि इसी से संबंधित होती है और बहुत सीमा तक इसी पर निर्भर करती है। अब देखेंगे अथॉरिटी जो है, सत्ता की जो अवधारणा है, इसकी मीनिंग डेफिनेशन की बात करेंगे। समाज विज्ञानों के अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान कोश के अनुसार सत्ता को कई प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। सत्ता की अनेक व्याख्याएं की गई हैं। सभी रूपों में सत्ता शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व से जुड़ी हुई है। सत्ता की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। बास्टेड ने एक स्थान पर लिखा कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है और वह स्वयं शक्ति नहीं है। हेनरी फेल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। एलन ने कहा कि सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियाँ और अधिकार सत्ता कहलाते हैं। थियो हेमन ने सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है और उन्हें बाध्य किया जा सकता है और आदेशों के उल्लंघन पर आवश्यकतानुसार प्रबंधक उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, यहाँ तक उनके कार्यों को भी पृथक कर सकता है। समाज विज्ञान में सत्ता को निर्णय लेने, आदेश देने, आदेश का पालन करवाने उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में डिफाइन किया है और इन परिभाषाओं में सत्ता के औपचारिक पक्ष को मात्र कानूनी पक्ष को ही दृष्टि में रखा है और ये जो परिभाषाएं सत्ता केवल एक ही पक्ष को स्पष्ट करती हैं। सत्ता आदेश देने वाले उच्च स्तरीय शक्ति है, लेकिन इस स्थिति के कारण सत्ताधारी के आदेशों का पालन नहीं होता। आदेशों के पालन का एक आधार अधीनस्थ और उनकी सहमति देना। अधीनस्थ इस बात को स्वीकार करते हैं कि आदेशों का स्रोत सही या उचित है, तभी आदेश देने वाले अधिकारी को प्राधिकारी सत्ताधारी कहा जाता है और सत्ता शक्ति के समान शास्त्रों के आधार पर नहीं, अपितु तो उचित होने के कारण दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाकर प्रभावित करने का साधन है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत और सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण होती है। मेरी पार्कर, साइमन आदि विद्वान जिनके द्वारा व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को दृष्टि पर रखते हुए सत्ता की व्याख्या की गई, वो सत्ता के प्रसंग में उचित तथा अधीनस्थों की सहमति को अधिक महत्व देते हैं। इन विद्वानों के अनुसार सत्ता आदेश देने वाले उच्च स्तरीय शक्ति और आदेशों का पालन करने वाले अधीनस्थों के बीच सहमति पर आधारित संबंधों को जन्म देते हैं। इस दृष्टि से साइमन की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार अधिकार सत्ता निर्णय लेने और अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति है। ये दो व्यक्तियों के बीच उत्तराधिकारी एवं अधीनस्थ का संबंध है। उच्च अधिकारी निर्णय लेता है और आशा करता है कि अधीनस्थ द्वारा उसका पालन किया जाएगा और अधीनस्थ ऐसे निर्णयों को की आशा करते हैं कि उनके व्यवहार इन निर्णयों से निर्धारित होते हैं। इस प्रकार सत्ता के दो पक्ष हैं। प्रथम, निर्णय लेने और आदेश देने वाले उच्च शक्ति और दूसरा द्वितीय उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। इन दोनों तत्वों को दृष्टि में रखते हुए
अपने शब्दों में सत्ता को इस प्रकार परिभाषित किया जा गया है कि अधिकार, सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने, उनका पालन करवाने की वह शक्ति या स्थिति या अधिकार है जिसे अधीनस्थों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिनका पालन आवश्यक होता है। अब देखें सत्ता की प्रकृति। सत्ता प्रकृति के संबंध में विचार भेद है। दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ये दोनों ही सिद्धांत प्रोफेसर बीच द्वारा प्रतिपादित किए जो निम्न है। पहला, औपचारिक सत्ता सिद्धांत, फॉर्मल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है और सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ये अधिकार व्यवस्थाओं, संगठनों में विशिष्ट और वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है। इस आदेश या सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। सत्ता के पीछे व्यवस्था और संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। इस शक्ति के कारण उसे स्वीकार किया जाता है। सत्ता आवश्यक रूप से सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बताती। सत्ताधारी तो व्यवस्था या संगठन में अंतर्निहित शक्ति का कार्यशील प्रतीक मात्र है। शासन का जादू का एक व्यक्ति जो आदेश देता है वो भले अपने अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान न हो, अधिक योग्य न हो और किसी भी दृष्टि से अपने सामान्य साथियों से श्रेष्ठ न हो। कभी कभी तो उनका स्तर इन सबसे हीन भी हो सकता है, लेकिन वह सत्ता की स्थिति होने के कारण आदेश निर्देश देता है और उनके आदेशों का पालन अक्षरशः किया जाता है। दूसरी है एक्सेप्टेंस थ्योरी, स्वीकृति सिद्धांत। व्यवहारवादी या मानव संबंधवादी औपचारिक सत्ता सिद्धांत में विश्वास न रखते हुए स्वीकृति सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अर्थात यथार्थवादी अध्ययनकर्ताओं के अनुसार सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ और योग्यता के दायरे में आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं तो ये स्थिति सत्ता स्थिति बन गई। बर्नार्ड अपनी रचना में लिखते हैं कि अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करें, उसके लिए 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए। अधीनस्थ अधिकारी आदेश द्वारा अथवा सूचना को समझ सकता है और अपने निश्चित करने के समय उसका ये विश्वास हो कि आदेश संगठन के उद्देश्यों को असंगत नहीं करे। निर्णय लेने के संबंध में ये सोचता है कि समग्रता के रूप में संबंधित आदेश उसके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल है। चौथी जो बात है, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेशों के अनुपालन की क्षमता रहनी। वस्तुतः सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रतिपादित दोनों सिद्धांतों की अपनी दुर्बलताएं हैं और उन्हें एक संतुलित दृष्टिकोण का विकास किया। सत्ता के अवधारणा में संस्थागत और औचित्यपूर्ण शक्ति, अधीनस्थों की स्वीकृति दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया और यही उचित दृष्टिकोण है और राजनीति विज्ञान में सामान्यतः इस दृष्टि को अपनाया गया। अब देखेंगे सत्ता के स्रोत या सत्ता के क्या क्या प्रकार हैं। सत्ता की अवधारणा की विवेचना प्लेटो, सुकरात, ऑगस्टाइन आदि के समय से होती रही, किंतु इसकी विस्तृत विवेचना 20 शताब्दी में राजनीतिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषक मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत की। सत्ता और औचित्यपूर्णता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। मैक्स वेबर ने संबंध दृष्टि में रखते हुए औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता के स्रोतों और प्रकारों का वर्णन किया और सत्ता उनके अनुसार अपने स्रोत के आधार पर सत्ता 3 प्रकार की होती है। एक परंपरागत होती है, ट्रेडिशनल, जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता है तो सत्ता का यह प्रकार परंपरागत कहा जाए। और इस प्रकार परंपरागत सत्ता का अभिप्राय शासन के उस अधिकार से है जो राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से उभरता है। इस प्रकार में प्रत्यायोजन मात्र स्थायी रूप से किया जाता है और पूर्ण रूप से सर्वोच्च सत्ताधारी की इच्छा पर निर्भर करता है। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं, वो आज्ञा पालन परंपराओं के प्रत्येक विशेष रूप व्यक्ति कारण होते हैं, जैसे राजतंत्र में राजा। बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता, जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वो औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी माना जाता है और ये सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है
अथवा जब भारत में लोकसभा के बहुमत सदस्य किसी को अपना नेता निर्वाचित करें तो उसे प्रधानमंत्री पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। तब सत्ता का बौद्धिक तार्किक आधार ही होता है। सत्ता का प्रत्यायोजन बौद्धिक आधार पर किया जाता है और कर्मचारीगण वैधानिक रूप से स्थापित व्यक्तिगत आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन करते हैं और सत्ता का ये रूप आधुनिक नौकरशाही का अपने विशुद्ध रूप में प्रकट करता है। और तीसरी जो लास्ट है, करिश्मात्मक सत्ता। जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्यायसंगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तब उसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। इस सत्ता स्थिति में प्राय कोई प्रत्यायोजन नहीं होता। अधीनस्थ कर्मचारी सत्ताधारी के व्यक्तिगत आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उनके आदेशों का पालन करते हैं। मैक्स वेबर एक औचित्यपूर्ण सत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मैक्स वेबर मानता है कि बौद्धिक कानूनी सत्ता कमजोर और भंजनशील होती है। उसे संबलता प्रदान करने के लिए उसमें परंपरागत और करिश्मात्मक तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। और निसंदेह रूप से ये कहा जा सकता है कि संस्थात्मक शक्ति की दृष्टि से सत्ता के विभिन्न प्रकार से जो प्रयोग किए गए और सत्ता के आधार पर व्यापक संदर्भ में सत्ता के और भी प्रकार हो सकते हैं, जैसे क्षेत्रीयता की दृष्टि से राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय हो सकता है। अपेक्षाकृत व्यापक संदर्भ की दृष्टि से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है और संवैधानिक दृष्टि से संविधान से प्राप्त और साधारण कानूनों से प्राप्त हो सकता है। सरकार के परंपरागत अंगों के आधार पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका संबंधी हो सकती है। राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक और प्रशासनिक हो सकता है और संख्यात्मक दृष्टि से एकल, बहुल, निगमनात्मक, आयोगात्मक और मंडलात्मक विभिन्न विषयों की दृष्टि से सत्ता आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, तकनीकी आदि भी हो सकती है। और सत्ता के जो विभिन्न रूप हैं ये सत्ता प्रयोग की दृष्टि से बताए गए हैं। सत्ता के इस कथागत रूपों में परस्पर कोई मूल अंतर नहीं है। अब नेक्स्ट, धन्यवाद।